कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इन बिटवीन, राइट। मार्केट में बहुत तेज़ हलचलें हैं। यू हैव दिस इन्फॉर्मेशन कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक बार फिर से पब्लिश हो चुकी है। इस कहानी की शुरुआत होती है, देखिए आपको अगर पता होगा तो पिछले साल भी एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग के बारे में कितने लोग जानते हैं? इफ़ यू वांट टू आंसर यू कैन गिव योर आंसर राइट नाउ। आपको पता होगा पिछले साल अडानी की जब इस पे रिपोर्ट आई थी, इस बंदे ने जब अडानी के ऊपर रिपोर्ट दी थी, अडानी सर को 1.5 साल लग गया। जिस पोजीशन में वो थे उस पोजीशन में 2 बार आने में 1.5 साल लगा है, पूरा 1-1.5 साल पूरा लगा है। कहानी की शुरुआत होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए 10 मिलियन, इस पे 10 अगस्त को इस बंदे ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा समथिंग बिग सोन इंडिया। इस जैसे ही इसने ट्वीट किया 10 मिलियन लोगों ने इसको देखा और मार्केट में, शेयर मार्केट में हलचल होने उसी समय से शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस कंपनी ने पहले भी लगभग 34 कंपनियों की हालत खराब करके रखी हुई है। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिनके ऊपर इस कंपनी ने रिपोर्ट पब्लिश करी, आरोप जो लगाए वो प्रूफ हो गई कई हद तक, ठीक है, जब लीगल जांच हुई, और वो कंपनियां आज तक नहीं उभर पाई, बैंकरप्ट हो चुकी, खत्म हो चुकी है कुछ कंपनियां। बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी मोटी कंपनियां नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी, बड़ी बड़ी $1 बिलियन कंपनीज को ये खत्म कर चुके हैं लोग। और ये ज़्यादा एक्सपीरियंस कंपनी नहीं है, ये 2017 में स्टार्ट करी थी इसने, इस लड़के ने, और बहुत ही मतलब यंग एज का लड़का है। इसका सीईओ एंडरसन करके कुछ नाम है, ठीक है, ये इसका सीईओ है जिसने परसों ट्वीट किया समथिंग बिग सून इंडिया। जैसे ही इसने इंडिया बोला तो लोगों के मन में, दिमाग में लगने कि भाई इस बार तो अडानी का नंबर नहीं है, इस बार तो अंबानी का नंबर लगने वाला है, क्योंकि अंबानी ने भी कुछ कुछ किया है, लोगों को ऐसा लगता है। और क्या है क्या नहीं है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट दिस इज कयास लगाया जा रहा है मार्केट में क्या हो रहा था। बट जैसे ही चेयरपर्सन भी लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफशोर एंटिटीज यूज्ड इन अडानी मनी शेपनिंग स्कैंडल, तो पूरे तरीके से स्कैंडल बोल रहा है इस चीज को। अब मैं बताता हूं इसमें कहानी क्या है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते तो इसकी वेबसाइट में मैं देख रहा था, ये अपने बारे में क्या बोलती है। अबाउट अस में अगर आप इसका देखेंगे तो ये बोलती है फाउंडेड बाय नेट एंडरसन, जो इसका सीईओ है। ये स्पेशलाइज्ड है फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च करने में, ये बंदा एक्सपर्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज को उजागर करता है। बैड एक्टर्स इन मैनेजमेंट ऑफ की कंपनीज, प्रोवाइडर जो भी होती है उनमें अगर कोई मैनेजमेंट में दिक्कत चल रही है उसको ये उजागर करता है। इलेक्शंस में अगर कोई गड़बड़ी होती है, इलीगल अनएथिकल तरीके से बिजनेस प्रैक्टिसेस हो रही है कंपनी में, कोई भी इरेगुलरिटीज हो रही, तो उन चीज़ों को ये फाइनेंशियल रिसर्च करता है, फॉरेंसिक जांच करता है, उसके बाद में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसी का नाम है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। और इंडिया की हर कंपनियां इस की रिपोर्ट से डरती हैं, दुनिया की सारी कंपनी जिसकी रिपोर्ट से डरती हैं, क्योंकि इसने जिस भी कंपनी के ऊपर में रिपोर्ट पब्लिश करी वो कई कंपनियां तो बर्बाद हो गई और कई कंपनियां मतलब धराशायी हो गई। आज भी वो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। तो दिस इज द रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बात क्या है, द मेन एलिगेशंस अगेंस्ट द अडानी ग्रुप एंड सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चीफ माधवी बरुच नाम है इनका। कौन है? सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बरुच मैम है, उनके ऊपर पहला आरोप गौतम अडानी के ऊपर। क्या पूरी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी 2-3 पॉइंट उठा लिए हैं, इन्हीं के ऊपर इर्द गिर्द पूरी रिपोर्ट घूमती है। पहला आरोप, हिंदी में पढ़ने वाले हिंदी में देख लें, इंग्लिश में पढ़ने वाले इंग्लिश में देख लें, ठीक है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। सब साफ साफ देखिए, अडानी समूह पर आरोप है कि उन्होंने खासकर मॉरिशस में अपने बड़े पैमाने पर ऑफशोर कंपनीज शेल कंपनीज होती हैं जिनका कोई लेखा जोखा नहीं होता, जिनका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई बिजनेस ही नहीं होता, बस वो कागजी कार्रवाई में दिखाए जाते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए, ताकि पैसे को हेर फेर किया जा सके, हवाला के जरिए इधर उधर पैसे को मूव ऑन किया जा सके। उनका जाल बिछा करके बिना खुलासा किए लेन देन किया और शेयरों की कीमत में हेरफेर करते हुए धन का शोधन किया। तो इन्होंने ये आरोप लगाया। ये आरोप पिछले साल का भी सेम आरोप है, इस बार कोई नया आरोप नहीं है, पिछले साल भी यही आरोप थे। मॉरिशस में उनके बड़े भाई के ऊपर काफ़ी आरोप लगाए थे कि इन्होंने सारी शेल कंपनीज वहाँ पे बनाई हैं, इनके भाई ये जो विनोद अडानी हैं। देखिए दूसरा आरोप क्या बोल रहा है, ये आरोप लगाया गया है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने इन ऑफशोर कंपनीज का उपयोग करके अडानी समूह द्वारा आयातित पावर, ठीक है, इनकी जो पावर रिलेटेड कंपनी है, उनके उपकरणों की कीमतों को बढ़ाया
और धन को इंडिया से बाहर भेजा। कहाँ भेजा? अपने ऑफशोर कंपनीज में। ठीक है। अब तीसरा वैसे ही है, सेबी के ऊपर आरोप है, बट इससे ही जोड़ के देख रहे हैं कि कहीं सेबी और ये मिले हुए तो नहीं थे। काफी सबूत होने के बावजूद सेबी ने इन गतिविधियों के खिलाफ अडानी के ऊपर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है पूरी रिपोर्ट में। इसके अलावा और चौथी बात कोई भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। उसके एविडेंसेस देने की कोशिश करिए। मनी कंट्रोल, जितने भी इंडिया में न्यूज़ जर्नलिस्ट हैं, कंपनीज हैं, उनके आर्टिकल्स के हवाला दिया हुआ है। ठीक है, अपने रिसर्च के हिसाब से। अब उसके बाद आती है बात माधवी बरुच की, जो कि सेबी की चेयरपर्सन है इस टाइम पे। उनके ऊपर आरोप क्या है? पहला है माधवी बुच पर हितों के आरोप का टकराव का आरोप है, क्योंकि कथित रूप से उन्होंने अपने पति ने उन्हें ये जो ऑफशोर फंड्स हैं, कंपनीज हैं, इनमें निवेश किया था। ठीक है, जिनका विनोद अडानी के संदिग्ध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ था। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, मैं हिंदी प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। हुआ ये है कि इनके जो हस्बैंड हैं, ये किसी कंपनी में, ब्लैकस्टोन करके एक कंपनी है, शायद ही नीचे बात आ जाएगी यहाँ पे। यह दावा किया जा रहा है कि माधवी बुच और उनके पति ने अडानी समूह से जुड़े हुए कुछ गुप्त ऑफशोर कंपनीज में हिस्सेदारी खरीदी हुई है, जिससे कि सेबी प्रमुख के रूप में उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। ठीक है, एक ये आरोप है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट यहाँ पे आता है जब माधवी बुच के पति का इसमें एंट्री हो जाती है। उन्होंने REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को बढ़ावा दिया, बिना ये खुलासा किए कि उनके जो पति हैं वो ब्लैकस्टोन कंपनी में सीनियर एडवाइजर हैं। अब ये ब्लैकस्टोन कंपनी क्या है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। ब्लैकस्टोन कंपनी अमेरिका की एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि REITs में ज़्यादातर डील करती है, और उस कंपनी में हमारी सेबी चेयरपर्सन के हस्बैंड एज अ सीनियर एडवाइजर करके काम करते हैं। तो ये उन्होंने नहीं बताया। इसके बावजूद इन्होंने इस कंपनी में बहुत सारा ऑफशोर कंपनीज में इन्होंने अपने हस्बैंड की मदद से बहुत सारा अडानी की ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और इसीलिए अडानी के ऊपर इतने आरोप हिंडनबर्ग ने जो पिछले बार लगाए थे, उसके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं करी। ये आरोप हैं सेबी चेयरपर्सन के ऊपर में। ठीक है, इसके क्योंकि REIT बाजार का एक बड़ा हिस्सा होता है और उनके नियामक फैसलों से इनको अडानी को फायदा हो सकता है, ये बोल रही है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, विश्वास मानिए, आप पढ़ना चाहें पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। अब आपको मैं बताता हूं कि दो पॉइंट में अगर आप इसको समझना चाहते हैं, अडानी समूह पर ऑफशोर कंपनीज का उपयोग करके वित्तीय गड़बड़ी के आरोप हैं, जो कि पिछले साल भी सेम थे। इस बार कोई नया आरोप नहीं है। उन्हीं को थोड़ा तोड़ मरोड़ करके इस रिपोर्ट ने हाइप क्रिएट करने के लिए कहें, देश को बदनाम करने के लिए कहें, या इंडियन स्टॉक मार्केट को क्रैश करने के लिए कहें, किसी भी पर्पज से, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कुछ भी पर्पज हो सकता है। इंडियन GDP, इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो सकता है। इंडिया में जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, इनको नुकसान पहुंचाने के लिए हो सकता है। इन्होंने ये रिपोर्ट दोबारा से तोड़ मरोड़ करके, कुछ एड ऑन रिमूव करके एक नए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की हो सकती है। मैं उस पर नहीं जा रहा, बट मैं बस ये बता रहा हूँ हुआ क्या है। जबकि सेबी प्रमुख पर उसी विवादास्पद फंड से जुड़े हुए व्यक्तिगत निवेशों के कारण हितों के टकराव का आरोप है। हितों के टकराव का आरोप का क्या मतलब है? कि अपने पति के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी और REITs में धड़ाधड़ इन्वेस्ट करते गए। ठीक है, अपने पति के थ्रू, जो कि उसके पति खुद भी ब्लैकस्टोन कंपनी में सीनियर एडवाइजर हैं। तो ये तो मुझे भी आज पहली बार पता चला। तो ये आरोप हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज तो सैटरडे, आज तो आप कोई ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, सेल परचेज कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पे। जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो कल एग्जीक्यूट होंगे। अब कल मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो आपको 10 नुकसान हो सकते हैं। एक इन्वेस्टर को 10 नुकसान हो सकते हैं। पहला, मार्केट में विश्वास में कमी हो जाएगी। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका अडानी के ऊपर फिर से जो ट्रस्ट थोड़ा सा बिल्ड हो रहा था, वो फिर से ब्रेक होने के चांसेस हैं। ठीक है, धोखाधड़ी और यहाँ पे एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड, जो भी रेगुलेटरी कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, कल्यूजन्स लगे हुए हैं, ये होंगे। कुल मिलाकर के विश्वास में गिरावट आएगी। आप ये समझिए, मार्केट से भी विश्वास लोगों का उठेगा कहीं ना कहीं, और जो कॉन्ग्लोमरेट हैं, जो अडानी हैं, उनकी कंपनीज हैं, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके ऊपर भी। और इससे मार्केट में इफेक्ट क्या होगा? अचानक से बहुत सारी बिकवाली हो सकती है। हालांकि बोला यह जाता है जब मार्केट डाउन हो रही हो तो उस टाइम पे अपने को रोकना चाहिए, स्टिक इन्वेस्टेड होना चाहिए, या फिर रिस्क लेना चाहिए, या फिर ज़्यादा अपने परचेजिंग करनी चाहिए। लेकिन इंडिया में कुछ उल्टा ही होता है। इंडिया में बस हवा फैला दो किसी चीज़ की तो लोग जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, जल्दी ही लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और पैसा निकाल के बाहर निकल जाते हैं। और एग्जैक्टली कल को यही होने वाला है। ठीक है,
होने वाला नहीं होने वाला एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या नुकसान हो सकता है, मतलब अस्थिरता बनी हो सकती है मार्केट में, मार्केट पैनिक सिचुएशन में जा सकता है, ठीक है। जांच और संभावित दंडों को लेकर के अनिश्चितता से बाजार में क्या अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, जिससे कि शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत ड्रास्टिक चेंज हो सकते हैं मार्केट में कल। तीसरा इम्पैक्ट ये हो सकता है सेक्टर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जो पावर रिलेटेड सेक्टर्स है, जितने भी पावर रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनके ऊपर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है इस रिपोर्ट की वजह से, ठीक है। बोल रही कंपनीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड रिलेटेड सेक्टर्स, स्पेशली दोज एसोसिएटेड विद अडानी, कुड सी सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन देयर स्टॉक प्राइजेस। सो अगर आपके किसी इन्वेस्टर का पैसा इन कंपनीज में लगा हुआ है, नाउ यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू, ओके। फोर्थ पॉइंट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो एफडीआई हमारे देश में निवेश करते हैं, बाहर के लोग करते हैं, ठीक है, वो अपना पैसा तुरंत निकाल सकते हैं, और ऑलरेडी इस टाइम पे बाहर के लोग काफ़ी पैसा निकाल रहे हैं अभी इंडियन स्टॉक मार्केट से। हालांकि उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा इंडिया का ही पैसा इतना ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, बहुत अच्छी मात्रा में पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे को एफडीआई से। बट स्टिल एफडीआई का जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ रहा है वो उसके आउटफ्लो होने के चांसेस हैं, ठीक है। पांचवा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रेगुलरिटी स्क्रूटनी हो सकती है, नियामक जांच, अन्य बड़े समूहों की जांच, बढ़ती जांच से बाजार में व्यापक सुधार हो सकता है, क्योंकि निवेशक नियामक निगरानी को के जोखिमों का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, मार्केट में और ज़्यादा, अब जो लोग आंख बंद करके किसी की टिप पे इन्वेस्टमेंट कर देते थे, अडानी का नाम सुन के इन्वेस्टमेंट कर देते थे, अब वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको पता है भाई कभी भी किसी के ऊपर भी गाज गिर सकती है, कोई भी आकर के किसी को भी कितनी बैकफुट में लेके आ सकता है। तो इसलिए भाई अपना पैसा अब लोग थोड़ा सा स्क्रूटनी करेंगे, ठीक है, रेगुलेटर की भी स्क्रूटनी करेंगे, कंपनीज की भी स्क्रूटनी करेंगे, और आप और हम जैसे लोगों की डिमांड बढ़ेगी इससे मार्केट में, क्योंकि हम एक फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करते हैं, तो हम लोगों को एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, भाई किस कंपनी में लगाओ, किस में मत लगाओ, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना है, कब बाहर निकल जाना है, ठीक है। इस तरीके से फाइनेंशियल एडवाइजर्स की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, लोगों को स्क्रूटनी करने के लिए हमारी जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या, सॉरी छठा क्या है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है मार्केट में। With the potential sell-off in Adani stocks, and the investors might face liquidity issues, putting pressure on the बॉर्डर मार्केट। तो इस लिक्विडिटी का प्रॉब्लम मार्केट में आ सकता है, पैसे का क्रंच हो सकता है मार्केट में, क्योंकि हर कोई मार्केट से बाहर निकलने की भी कोशिश कर सकता है इंडिया में, ठीक है। सेवेंथ इम्पैक्ट ऑन इंडेक्सेस, जो एनएसई बीएसई के हमारे सूचकांक है उनके ऊपर अभी 79,000 पे चल रहा है हमारा, ठीक है। उस हिसाब से अगर देखें तो उस पर डिप आ सकता है। शार्प फॉल इन देयर स्टॉक प्राइसेस कुड ड्रैग डाउन देयर ओवरऑल इंडेक्स परफॉर्मेंस, बट व्हाट God knows what will happen tomorrow, but let's see. But these are my assumptions that market may perform like this. Eighth, क्रेडिट मार्केट स्ट्रेस आ सकता है, बाजार में क्रेडिट मार्केट में तनाव आ सकता है। इफ अडानी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्वेश्चन, दिस कुड लीड टू अ क्या टाइटनिंग द क्रेडिट मार्केट। यदि अडानी समूह की वित्तीय अस्थिरता जो हो रही है इस टाइम पे, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे कि क्रेडिट बाजार में सख्ती आ सकती है, जिससे कंपनियों के लिए उधारी की लागत बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट में कंपनीज को पैसा मिलने की जो स्पीड है वो स्लो हो सकती है। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म हो सकते हैं। इस टाइप की जो अनियमितताएं होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, इससे क्या होता है, देश में जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है, रेगुलेटरी है, कंप्लाइंसेज हैं, वो और स्ट्रिक्ट बनाने पड़ते हैं, और आने वाले टाइम में इन सारे चीज़ों में रिफॉर्म्स होने के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई भी बाहर की थर्ड पार्टी कंपनी हमारे देश की इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर ऐसे उठा करके आरोप लगा देती है, तो भाई हमें भी अपने थोड़ा सा अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि कोई सीधा गिरेबान में हाथ ना डाल पाए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब क्या होगा, इन्वेस्टर थोड़ा सा एजुकेशन लेना शुरू करेगा। भाई मार्केट में किसी ने भी बोल दिया ये वाला, अभी जैसे सुजलॉन एनर्जी के ऊपर में लोगों की बोलने से पैसा लगाया हुआ है बहुत सारा, ठीक है। मार्केट अब जा रहा था, लेकिन अब कल को क्या होगा सोचिए। यही होता है जब हम बिना जानकारी के, बिना आधी अधूरी जानकारी के मार्केट में पैसा डाल देते हैं किसी के कहने से, और फिर हमें जब पता नहीं होता कि पैनिक सिचुएशन में क्या डिसीजंस लेने हैं, उस टाइम पे फिर हम पैनिक हो जाते हैं और अपना पैसा लूज कर जाते हैं। सो ये थे वो 10 कारण जो मुझे लगता है जो कि इफेक्ट करेंगे मार्केट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली,
मैंने 7 या 8 आपको नेगेटिव पॉइंट बताए, लेकिन 2-3 पॉजिटिव पॉइंट भी बताए कि इस टाइप की रिपोर्ट से देश की जो हमारी कंप्लाइंसेज हैं, रेगुलेटरीज हैं, जो हमारे इंडेक्सेस हैं, जो हमारी मार्केट है, उस पर सुधार की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा हम अटेंटिव मोड में चले जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। 10 सॉल्यूशन मेरे हिसाब से जो मुझे उचित लगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपके लिए बनाए हैं। सबसे पहले तो बॉस हमें इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या ही एडवाइस हम अपने कस्टमर को देंगे, सोचिए। इसीलिए ये मत बोलिए कि ये कंपनी बैन है, ये मत बोलिए कि ये अमेरिकन कंपनी, इससे मुझे क्या लेना देना, ये मत बोलिए कि मैं तो स्टॉक मार्केट का प्रोडक्ट ही नहीं बेचता, मैं इसके बारे में जानकारी क्यों रखूँ, ये मत बोलिए कि मेरे कस्टमर ने तो इस अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं टेंशन क्यों लूँ। ठीक है, तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। वी नीड टू हैव इंफॉर्मेशन। व्हेन वी विल हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, वी विल be able to safeguard our prospect as well as the clients. सेकेंड पॉइंट इज रिव्यू पोर्टफोलियो। आप अपने कस्टमर्स के पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए कि कहीं आपने इफ वेदर यू हैव केप्ट ऑल योर टोमेटोज इन अ सिंगल बकेट, कहीं आपने ओवर कॉन्फिडेंस में सारा का सारा पैसा LIC के स्टॉक में तो नहीं डाल रखा है। ये भी प्रॉब्लम है। LIC अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब ये थोड़ा कि आप सारा पैसा LIC स्टॉक में डलवा दोगे लोगों का। नो, वी नीड टू डाइवर्सिफाई। फोर्थ पॉइंट देखिए, निवेशों में विविधता लानी पड़ेगी। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कंपनीज में हमें डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट का, अपने क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट का। थर्ड पॉइंट क्या है? कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आपकी और मेरी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ने वाली है। ऐसी रिपोर्ट कुल मिलाकर के हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। मार्केट में जितना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होगा उतनी हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में पांचवा सोल्यूशन है, आपको पैनिक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पता चल रहा अभी आपने एग्जिट ऑर्डर अभी प्लेस कर दिया, जैसे कल मार्केट ओपन होगी तुरंत आपके ऑर्डर प्लेस कर दिए जाएंगे जो भी उस टाइम पे मार्केट परफॉर्म कर रही होगी। ऐसा करने से पहले आप फोकस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स क्लियर हैं, इफ कंपनी के कंप्लाइंसेस प्रॉपरली मीट करते हैं और आपको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है और कंपनी कुछ इकोसिस्टम से रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व है और आपको कंपनी के मैनेजमेंट पे ट्रस्ट है, फंडामेंटल्स पे ट्रस्ट है, why you will exit the market no matter what ups and downs comes into the market, because ये तो मार्केट की फितरत है, राइट। सेवेंथ पॉइंट, मॉनिटर सेवी एक्शन। अब सेवी क्या एक्शन लेगी इस रिपोर्ट पे और अडानी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उस पे, और सेबी चीफ पे क्या जो आरोप लगाए हैं उस पे सेबी क्या डिसीजंस लेते हैं, क्या एक्शंस लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके बारे में भी आपको अपडेट होना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, जी हाँ, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। स्टॉक मार्केट में इंडिया में जितने लोग आते हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही कम लोग आते हैं। यही वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा लूज करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि बॉस अगर आप एक SIP भी कर रहे हो, यू शुड हैव कट टू क्लियर आइडिया कि बॉस मैं कर क्यों रहा हूँ, आपको कितने साल बाद पैसा चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 साल बाद आप पैसा मांगने के लिए आ गए। हो सकता है 2 साल में मार्केट बहुत डिप मार दे, आपका पैसा माइनस में जा रहा हो, तो आप क्या ही दे पाएंगे रिटर्न उस टाइम पे, राइट। सो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव हमें अपनाने की जरूरत है। 9th पॉइंट, इवैल्यूएट रिस्क एपेटाइट। वी नीड टू इवैल्यूएट रिस्क एपेटाइट कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हमारा क्लाइंट कितना रिस्क ले सकता है, उसकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से हमारे को टॉलरेंस देखना पड़ेगा, वो कितना रिस्क टॉलरेट कर सकता है। जितना वो रिस्क टॉलरेट कर सकता है उस हिसाब से ही उसको रिस्की इन्वेस्टमेंट में आपको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। अदरवाइज हमारे पास LIC में बहुत ही उम्दा गारंटीड रिटर्न देने वाले फाइनेंशियल टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसका, और आपको जानकर के हैरानी होगी, FD का पैसा LIC में आ रहा है। ठीक है, मार्केट का पैसा उठ के LIC में आ रहा है। टेक माई वर्ड्स, मैं ये खाली नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज द फैक्ट। FD का पैसा उठ करके मार्केट में जा रहा है, कुछ LIC में आ रहा है, कुछ स्टॉक मार्केट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिपेयर फॉर वोलेटिलिटी। मार्केट की जो अस्थिरता होती है इसके लिए भाई साहब प्रिपेयर रहिए। मार्केट का यही तो नेचर है। दिस मार्केट इज सब्जेक्ट टू, क्या बोलते हैं, दिस स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क जो अस्थिरता होती है उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। अगर हम रेडी नहीं हैं तो फिर हमें इस मार्केट में एंट्री नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द 10 पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, बट फॉर टुमारो वी नीड टू हैव इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिफोर वी सेल ऑफ और बिफोर वी बाई समथिंग। और एक अडानी कंपनी थोड़ा ना, और भी तो कंपनीज हैं, बट येस, सेबी चेयरपर्सन के ऊपर जो आरोप लगाए हुए हैं इससे बहुत कुछ मार्केट में
उठापटक हो सकती है। अब वो तो कल ही पता चलेगा मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, एक आध हफ्ते में और स्थिति क्लियर हो जाएगी। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई प्रिपरेशन अबाउट दिस टॉपिक? आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच।